हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। पहले तो मैं माफी चाहता हूं अपने व्यूअर्स से जिन्होंने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया कि मैं इंडिया की क्रेडिट जो है उसे मैं डिस्क्रेडिट कर रहा हूं और इंडिया की जो एक प्राउड है उसे अ, मैं चैलेंज कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सॉरी फॉर दिस कि आपको ऐसा लग रहा है। उतना ही देशभक्त मैं भी हूं जितना कि आप हैं। मेरे एक दो वीडियो बना देने से, मेरे अपनी ओपिनियन रखने से देश को कोई हानि नहीं होगी। इतना कुछ तमाम सारी किताबें, तमाम न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज इतिहास भूगोल नहीं, भारत का कहाँ से चला कहाँ को जा रहा है, हिस्ट्री जहां से हमने पढ़ी है, जहां को देखी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया भर की चीजें पढ़ी लिखी हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद एक अपना कॉन्सेंस आदमी का क्रिएट होता है जिसमें वो अपने थॉट को एक्सप्रेस करना चाहता है। जो मैं समझता हूं वो मैं कहता हूं। इंडिया की क्रेडिट इमेज को मलाइन करना ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। और अगर कोई हमसे गलती हो रही है तो हम अपने सरकार को अकाउंटेबल करें, हम उनसे क्वेश्चन करें। ये हमारे सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। इससे करेक्टनेस आती है, इससे ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपननेस होगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ये एक बेहतरीन चीज है। ना ही इससे गवर्नमेंट गवर्नमेंट के प्रति हमेशा क्रिटिसाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा कर रही है एक साइड होता है, किसी भी मैसेज जैसे आप लिखते हैं तो उसमें एक साइड होता है जैसे पॉजिटिव, लेकिन इसमें ये रिपोर्टेशंस होंगे, ड्रॉबैक्स क्या हैं। नहीं, क्या हम 30-40 पॉलिसी लेते हैं, 60-40 पॉलिसी लेते हैं, 80-20 पॉलिसी लेते हैं, या फिर 40-60 पॉलिसी है। मीनिंग ये है कि इसमें बेनिफिट कितना है, उसमें लॉस कितना है। कोई चीज हम करते हैं तो उसका बेनिफिट लॉस दोनों होता है। तो आप इस तरह इस बात को ना समझें, हमें फेयर एनफ होने दें। जो मैं बेस्ट समझता हूँ अपने माइंड से, मैं उसको रीजन भी देता हूँ कि बिकॉज ऑफ मैं ऐसा सोचता इसलिए हूँ, इसलिए मेरे पास ये एविडेंस है। विदाउट एविडेंस मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन सॉरी, आपको इस तरह लगता है कि मैं भारत को डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ, इमेज मलायन कर रहा हूँ, या हमेशा अच्छी बातें करूँ। हमेशा अच्छी बातें कैसे हो सकती हैं? मैंने कहा कि इसके दो पक्ष होते हैं सेम कॉइन के। सेम इश्यू के दोनों पक्ष, पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, है ना? तो दोनों को डिबेट होने दिया करें, है ना? इस पे कोई बुरी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो आज हमारा टॉपिक होगा, वो दो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए। पहला तो यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आए हैं, मिस्टर कुलेबा, उनके एटीट्यूड में आज मुझे जो चेंज नजर आ रहा है, एक फ्रेंडली एटीट्यूड उन्होंने ले रखा है। मे बी कि इंडिया आने के बाद, इंडिया आने से पहले वो वहां पे पूरा एक्सरसाइज किए होंगे कि मुझे क्या बात कर रही है, क्या करना है, पूरा एजेंडा लेकर के अपने कैबिनेट का यहाँ पे आए होंगे, है ना? जिसमें जेलेंस्की उसका हेड होता है ना, गवर्नेंस का। तो पूरी तरह से वो अपना इंडियंस को भी जो उन्होंने बहुत कुछ कहा था। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उन्होंने बहुत सारे एब्सर्ड डेरिवेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए थे, डीजनरेटेड, है ना, काइंड ऑफ समथिंग। और
लो इंटेलेक्चुअल IQ काइंड ऑफ समथिंग। तो ये सारी चीजें उन्होंने रेज किए थे भारत के लिए। मे बी कि वो इंडिया को उस समय दूसरे एंगल से देखते हों, कि इंडिया और रशिया के साथ रिलेशनशिप इस तरह है, इंडिया उसके साथ स्टैंड नहीं करता। लेकिन अब हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम समझ में आई हो कि राजनीति किस तरह होनी चाहिए। अब वो सोल्यूशन की तरफ भी जाना चाहते हैं, रीडेवलपमेंट की तरफ भी जाना चाहते हैं। इंडियन स्टूडेंट को फिर से रिकॉल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आएं और अपनी स्टडी कंप्लीट करें, और फर्दर स्टूडेंट्स आए, रीडेवलपमेंट करें हमारी इकोनॉमी, हमारे नेशन को, मीन्स यूक्रेन को। तो इस तरह से उनकी भी डिमांड है, वो रेज कर रहे हैं इशूज। और लेकिन एक फ्रेंडली उनका बिहेवियर नजर आया है। मे बी कि पॉलिटिशियन जो होते हैं, डिप्लोमेट्स जो होते हैं, ये एक बढ़िया आर्टिस्ट भी होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं। ये कहाँ हंसना होता है, कहाँ हाथ जोड़ना होता है, ये सब बेहतर समझते हैं। तो उन्होंने, हो सकता है कि वो सारी चीज ड्रामेटिक ही किया हो, लेकिन उन्होंने किया, एक फ्रेंडली कैरेक्टर नेचर दिखाया। और डायलॉग के दौरान उन्होंने भारत के साथ उनकी एंसेस्ट्रियल रिलेशनशिप की बात की नहीं, कि भारत का रिलेशनशिप बहुत दिनों से है, ये है वो है, बड़ी तारीफ की है। और हम फिर फर्दर कोऑपरेशन चाहते हैं। और इंडिया सुपर पावर है, और सुपर पावर होने की वजह से उसकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करे, और इंडिया जैसा करेगा वैसे उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो करेंगे। तो इंडिया को इसलिए चाहिए कि वो एक पॉजिटिव रोल अदा करे इस यूक्रेन और रशिया के रेफरेंस में। सो मिस्टर जयशंकर ने भी कहा कि आपके आने से हमें वहां की एक्चुअल यूक्रेन किस तरह देखता है वॉर को, वो समझने का मौका मिला है ना। एक तो हम समझते हैं इस वॉर कैसे हो रही है, एक तो रशिया समझता है कि ये वॉर कैसे हो, एक यूक्रेनियन भी तो समझते हैं। तो उन्होंने एक बड़े सेलेक्ट अच्छा सा खासा वर्ड इस्तेमाल किया जयशंकर ने, कि मुझे आपके ओपिनियन को जानने का मौका मिला, और आपके रीजंस के ओपिनियंस को भी जानने का, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मौका मिला। जयशंकर एक बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हंसी भी आती है, बहुत ही मतलब अच्छा पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेट, शब्दों का चयन बहुत सही करते हैं, है ना। और बहुत क्लियर कट मैसेज करते हैं। लेकिन अब मैं आता हूं अपने सेकंड टॉपिक पर, जिस पे मैं क्रिटिसिज्म करना चाहूंगा भारत की फॉरेन पॉलिसी पर। हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने $1.12 बिलियन है। श्रीलंका के रेफरेंस में $1.12 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं, इन्होंने $46 बिलियन लोन ले रखा है, तो उसको रिपेमेंट करने में तो श्रीलंका की कमर टूट जाएगी। $2 बिलियन का लोन है मालदीव के ऊपर, तो उनकी हालत खराब हो गई है। और लेकिन आवाज उनको बहुत निकलती है, क्योंकि उनका फ्रेंडशिप चाइना के साथ हो गया है आजकल। तो ये भी एक हमारे लिए पॉलिसी का फेलियर है, मालदीव का भी। और श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है, मैंने कहा कि $1.12 बिलियन ही था टोटल, और हमने असिस्टेंस श्रीलंका को $4.5 बिलियन दिया हुआ है। और हम अपनी सिक्योरिटी के लिए हमेशा श्रीलंका को ये कहते रहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में हैं। तो आजकल तो ऐसे रडार, ऐसे सिस्टम्स बने हुए हैं कि लोगों को ऑब्जर्व करते हैं जो 400 किलोमीटर दूर से ही। जिस तरह आप समझें कि S-400 मिसाइल सिस्टम है, तो 400 किलोमीटर तक वो स्कैन करता रहता है कि उसकी टेरिटरी में जो भी मिसाइल्स आने की कोशिश करेगा या एयरक्राफ्ट आएगा, तो तुरंत ही ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब 400 किलोमीटर तो हम्बनटोटा आ ही जाता है इंडिया के कोस्टल रीजन से, है ना। तो श्रीलंका तो 100 किलोमीटर में ही तो है, तो 400 किलोमीटर तो पूरा स्कैन हो जाएगा वो, है ना। इधर भी मिसाइल टेस्ट हो रही है, न्यूक्लियर वेपन्स हो सकता है कहीं डिप्लॉय किए गए होंगे इस रीजन में। भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ करता है ना।
तो शिप कहाँ पे भारत ही मूव कर रही है, कहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज इंस्टॉल की गई हैं सदर्न इंडिया में, नहीं। तो ये सारी चीजें स्कैन की जा सकती है ना। तो चाइना की जो शिप है, रिसर्च वेसल्स हैं, सर्च वेसल्स हैं, वो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, मालदीव एज वेल एज श्रीलंका। तो इंडिया को चाहिए था, मेरे हिसाब से ये चाहिए था कि इसको 1.12 बिलियन डॉलर इसको लोन को रिपेमेंट करा के 99 ईयर के लिए सरदर्द बन के आ जा रही है। आप समझे, 99 ईयर के लिए, 100 सालों तक ये अब यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस हमेशा रहेगा। तो भारत के लिए एक माइग्रेन का काम करेगा ये, है ना। और श्रीलंका को उसकी जो नीड है, छोटी सी इकोनॉमी है, तो उसको फुलफिल करने के लिए अभी हमने कहा कि डायरेक्टली लिंकेजेस बनाए जा रहे हैं, ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है, वो पाकिस्तान जो है उसके कनेक्ट करके। तो वो भी $7 बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, अभी अभी तुरंत होने वाला नहीं है, 10-5 साल उसमें लगेंगे उसको लिंक अप करने में, लेकिन प्रोजेक्ट स्टडी हो रही है, फिजिबिलिटी टेस्टिंग और रिकॉग्निसेंस सर्वेज वगैरह सब चल रहा है। तो भारत को उसको साथ लिंक कर लेना चाहिए, वीजा पॉलिसी कंप्लीटली, है ना। रहे वो इंडिपेंडेंट नेशन, लेकिन इकोनॉमिकली वो अटैच्ड हो। सिक्योरिटी पर्पज से श्रीलंका या मालदीव काइंड ऑफ जो कंट्रीज हैं, इनको फ्रीडम नहीं दी जा सकती, इनको लिटिल बिट इनके साथ इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि सिक्योरिटी का जो संबंध है वो भारत से ही रहे, इकोनॉमिकली वो किसी के साथ अफेयर रख सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डेट में ना चले जाएं कि उनको अपने सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। अब चाइना बहुत स्ट्रेटजिक प्रेजेंस बना रहा है इंडियन ओशन रीजन में, है ना। और इसके लिए भारत गेम भी कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको 100 साल को जो माइग्रेन हो गया ना, हमेशा टेंशन देता है। अब चाइना को इस तरह उसने बुरी तरह फंसा दिया है डेट में कि सॉरी, चाइना ने श्रीलंका को बुरी तरह डेट में फंसा दिया है। अब श्रीलंका इतना मजबूर हो गया है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए ही मजबूर है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक फेलियर के साथ साथ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज भी श्रीलंका करने लगा है। ये सिक्योरिटी और पॉलिटिकल अफेयर्स सिक्योरिटी के अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं है। हम्बन टूटा पोर्ट, ये पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां नहीं हो रही, इसीलिए तो श्रीलंका उससे अर्निंग नहीं कर पाया, रिपेमेंट नहीं हुआ, है ना। वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी भी जब श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर वहां गया हुआ है अभी 3 दिन पहले ही बीजिंग, तो मिस्टर सी जिनपिंग उससे मिला और उसने कहा कि हमारे 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। पहला, तो हम आपका कोलंबो एयरपोर्ट डेवलप करेंगे, जिसमें से आप जापान को बाहर निकालें, क्योंकि जापान की उसमें फंडिंग थी, जापान और इंडिया दोनों फंड करते थे उसको, है ना? जापान और इंडिया दोनों पैरेलली एक ही साथ काम करते थे प्रोजेक्ट में। तो ये चीज वो निकाल दो, तो उसने निकाल दिया। अब इकोनॉमिकली क्योंकि वो उसमें फंसा हुआ है हाँ में हाँ करने के लिए, और फंसा इसलिए है कि उसको डेट रिस्ट्रक्चर करना है, और डेट रिस्ट्रक्चर करने का मतलब ये है कि आईएमएफ तब तक लोन नहीं देगा, है ना। तो एक काइंड ऑफ जाल में, नेट में फंस गया है, हाँ में हाँ करना ही मजबूरी है। और फिर चाइना उसको फिर से फंसा रहा है। फिर से फंसाने का मतलब ये है कि वो जो डेट अभी चाइना को पेमेंट करना है, उसको इलांगेट कर रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, 9.6 से 12% करने की बात करता है ना। तो फिर वो 12% कैसे पेमेंट, 12% अनएथिकल इंटरेस्ट रेट होता है ना। जापान से भारत ने इंटरेस्ट ले रखा है, वो जो हाई स्पीड ट्रेन बन रही है मैगलेव वाली, 0.5% पर है वो, 50 सालों तक का प्रोजेक्ट है, रिपेमेंट करना है 0.5%। अगर वो 9% और 12% पे होता, आप सोचिए भारत उसको कभी रिपेमेंट कर पाता। तो ऐसे अनएथिकल ये इस तरीके के रिलेशनशिप है, और ऐसे पता नहीं कौन से लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोन ले रखा है। हमारे पाकिस्तान को भी उसने गिरवी रख लिया है बगल में ही, हमारे श्रीलंका को भी, मालदीव को भी, हर किसी को उसने पेमेंट चेकबुक काट के पहले से फंसा लिया है ना। और सबको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की शौक लगी हुई थी उस जमाने में, है ना। जब इन्होंने लोन लिए 10 ही साल पहले, अभी चाइना 2013 से ही तो ग्रोथ करना शुरू किया है ना।
ये जब से शी जिनपिंग आया है ना, तो ये इसने ही एक पॉलिसी लाई है। मुझे लगता है कि हिस्ट्री में इस पर भी स्टडी होगी कि चाइना ने कैसे कॉलोनाइज किया इकोनॉमिकली लोगों को, है ना। एक तो कॉलोनाइजेशन पीरियड वो था जब ब्रिटिश चलाया करते थे अपना ये कंपनी के थ्रू। एक कॉलोनाइजेशन पीरियड ये आया सी जिनपिंग मॉडल, जिसमें आप लोन देते हैं लोगों को, फिर उनको हैंडीकैप्ट कर देते हैं, है ना, पॉलिटिकल हैंडीकैप हो जाते हैं। अब वो अपना डिसीजन ही नहीं ले सकते। अब वो हमेशा उनको कहेगा कि हमारा तो आप पहले पेमेंट कर दो फिर आगे बात करते हैं। अब फिर वो कहेगा हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा रीशेड्यूल कर दो आप। तो कहेगा लाओ इंटरेस्ट रेट हम इतना कर देते हैं, चलो 10 के बजाय 18 साल में देना मुझे, है ना। तो ये सब केस बाय केस उसमें वो फंसते जाएंगे। मतलब एक दलदल में वो फंस गया है ना। अब उसी में ही उसको जितना निकलने की कोशिश करेगा उतना ही वो अंदर जाएगा। इसको कहते हैं चाइनीज डेट ट्रैप, है ना। तो ये कभी रिपेमेंट नहीं कर सकते और हमेशा थैंक्स टू चाइना रहेंगे। और आज भी फिर भी वो करते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता फिर भी ये भी करते जा रहे हैं। उसको रिपेमेंट करने की बात बारे में नहीं सोच रहे। एक सर्टेन स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कितना हमें लोन ले से। हमारे यहाँ तो हमने बजट फाइनेंशियल बजट मैनेजमेंट एक एक्ट पास कर रखा 2003 में, है ना, फाइनेंशियल बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो उसमें भी प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट का टोटल डेट जो होगा 40 और 20-60% होगा, है टोटल डेट। इस तरीके से हमने नियम बना रखे हैं। फिजिकल डेफिसिट 3.5 ले आना है, अभी 6.5 है। कहा जा रहा है कि 2025 28 30 तक हम 6.5 पर कर लेंगे, है ना। तो उसको डेफिसिट को भी मैनेज करना, तो भारत में उसके लिए अपना कानून प्रॉपर बना रखा है। एटलीस्ट उसको रिमाइंडर के तौर पे हमें इस जोन में आना है ना, अदरवाइज हम इकोनॉमिकली फंस जाएंगे। डेट टू जीडीपी रेशियो किस तरह मैनेज करना है, बाकी चीजें किस तरह करनी है। तो भारत ने एक स्ट्रक्चर पहले से ऑलरेडी इन प्लेस किया हुआ है ना। तो ये तो ठीक है, फिजिबल है। लेकिन इन लोगों ने, आइलैंड नेशंस की अपनी तो कैपेसिटी बहुत कम है। पहली तो चाय पत्ती बेचते हैं और मछली मार के बेचते हैं, दो ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। टूरिज्म अगर इनके यहाँ बंद हो जाए तो इनकी इकोनॉमी शट ऑफ हो जाती है। अब टूरिज्म और चाय पत्ती बेच करके आप कितना पैसे बना लेंगे। मैं तो साफ साफ हिंदी में बात कर रहा हूँ, जनरल लैंग्वेज में, है ना। आप राइस पैदा करते हैं छोटा सा, और चाय पत्ती, दो ही चीज है श्रीलंका। और इनका तो भाई साहब का मालदीवियन का तो कुछ भी नहीं है मछली मारने के अलावा। आप समझ रहे हैं, टूरिज्म और मछली दो ही कॉन्सेप्ट है इनके पास। इनको कुछ बेच भी नहीं सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब इनको भी अपनी सिक्योरिटी और भारत से बुलिंगनेस की दुर्गंध आ रही है। ये जाकर ड्रोन खरीदा टर्की से, पता है आपको। मिस्टर मुइजू जो आया ऑफिस में नवंबर 2023 में, इसने तुरंत जाकर के 3 महीने 4 महीने तो हुआ इसको आए, ये गया टर्की से ड्रोन खरीदा और ड्रोन उसने सप्लाई भी कर दिया इसको, है ना। अभी 10 दिन पहले ही उसने ड्रोन वहां से ले आए सर्विलांस करने के लिए, समझ रहे हैं। और उसने इंडिपेंडेंट पॉलिसी स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप किया चाइना के साथ साइन किया। तब भारत को लेटर लिख रहा है, भारत हमारा क्लोजेस्ट एलाई है और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और हमें $400 मिलियन का जो लोन है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। और अभी फिर से कल भारत के ऊपर क्लेम लगा दिया कि यह उसकी गवर्नमेंट सोली की, जो मोहम्मद सोली की पिछली गवर्नमेंट थी मालदीव की, वो भारत किसी फॉरेन अफेयर्स के कहने पर काम करती थी। अभी कल का स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट है उसका, कि पिछली जो गवर्नमेंट थी फॉरेन गवर्नमेंट के कहने से ही कोई काम किया करती थी, है ना। तो ये बताइए, इस तरह से भारत की अपनी पॉलिसी नेबरहुड में है। और अभी तो बांग्लादेश का मैं चिट्ठा खोलना बाकी है, उसको खोलूंगा तो आप खुद समझेंगे कि ये क्या हो गया नया वाला। और नेपाल भी एक केवल कंट्री है थैंक्स टू भूटान, है ना, क्योंकि भूटान की अपनी कैपेसिटी भी बहुत कम है और चाइना का अभी वहाँ प्रेजेंस भी कम है, लेकिन प्रेजेंस वहाँ पे भी बढ़ा रहा है ना। अब मैं बताता हूँ अगले टर्म में कि इसमें फर्दर हमें क्या करना है। ये सारी चीजें फैक्ट्स हैं जिसपे हम फेल हो रहे हैं। हम्म, तो हमें इसको देखना है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।